हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज की तरफ। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे हिटलर ने पूरे वर्ल्ड को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया। क्या सारी गलती हिटलर की ही थी या इसके जो ओपोनेंट्स थे, एलाइज पावर, उनकी भी गलती थी। तो हम लोग इस चैप्टर में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Download Rakotba Education app from Google Play Store now. देखिए, सबसे पहले ये जो चैप्टर है, द नाइज ऑफ द नाजिज्म चैप्टर जो है, इसके बारे में क्या है। इस चैप्टर में जो डिटेल अकाउंट है वो है नाजिज्म एक जो पार्टी लाइज करती है जर्मनी में, उसके बारे में। अब यहाँ पर उसकी आइडियोलॉजी क्या रहती है। ये पार्टी जो होती है बहुत ज्यादा क्रूअल रहती है, और ये पार्टी पेट्रोटिज्म को ज्यादा प्रेफर करती है। ये जर्मनी जर्मन लोगों को समझती है, आउटसाइडर जो भी थे उनको वो बाहर भेज देती है। चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम देखते हैं कि हिटलर जो नाजी पार्टी का सर्वा था, उसने ज्यूइश लोगों को अपना सबसे बड़ा एनिमी माना। इसके पीछे का मेन रीजन क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वहां के जो जर्मन नेटिव्स थे उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, जबकि जेविस लोग वहां के एरिस्टोक्रेट्स थे, पावरफुल लोग थे जर्मनी के। सेकेंड पॉइंट, जर्मनी के जो जेविस थे, इसके अलावा वर्ल्ड के जितने भी जेविस थे, उन्होंने ब्रिटिश से अंडर मतलब एक एक अलग रूप से एक अलायंस उन्होंने बनाया। और इस अलायंस में एक ट्रीटी की, और इस ट्रीटी में डिसाइड किया गया कि जो आपके जीविस लोग हैं ये काफी ज्यादा रिच थे, ये ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे वेल्थ के मामले में, और ब्रिटेन इनको वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया कंट्री बना करके देगा फिलिस्तीन के पास में। तो ये कुछ हिडन आपकी ट्रीटी हुई थी जेविस और ब्रिटिश के बीच में। जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर जर्मनी का इतना खराब कंडीशन था किसी के कारण, तो जेविस लोगों के कारण था, ब्रिटेन के कारण था। और ब्रिटेन किसके सपोर्ट से इतना पावरफुल बना था, जेविस लोगों के सपोर्ट थे। एक कुछ मेजर रीजन रहता है जर्मनी के नेटिव पीपल और जेविस लोगों के बीच की दुश्मनी का। इस चैप्टर में ये भी देखें कैसे हिटलर ने 60 लाख जेविस को अप्रोक्स मरवा डाला, और किस तरह से क्रूएलिटी से उसने पूरे वर्ल्ड को इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में झोंक डाला, और उसने नियर अबाउट 1.5 करोड़ लोगों को मरवा डाला। ये जो पॉइंट है ये है एक छोटे से बच्चे के बारे में डिस्कस किया जा रहा है इसमें, जो 11 साल का बच्चा है, और इसका नाम जो है वो हेलमत है। और हेलमत के अकॉर्डिंग क्या था कि हेलमत जब घर में सोया हुआ है, उसके मम्मी पापा आपस में बात करते हैं। वो किसी उनको किसी बात का डर सता रहा था, और वो डर थी रशियन आर्मी की। क्योंकि ये उस समय है 1945 का, जिस समय अभी जर्मनी हारने ही वाला था, रशियन आर्मी पहुंच जा रही थी बर्लिन। अब यहाँ पर डिस्कस करना ये जरूरी हो जाता है कि हेलमत के जो फादर थे वो कौन थे। हेलमत के फादर एक डॉक्टर थे, और ये वो डॉक्टर थे जो कि छोटे छोटे बच्चों को फाइंड आउट करते थे कि कौन प्योर जर्मन है, कौन प्योर जर्मन नहीं है। और इस तरह से वो एक ट्रू और पावरफुल जर्मन नेशन बनाने में हिटलर की मदद कर रहे थे। जाहिर सी बात थी कि अगर ये नाजी के लिए काम किए थे, अगर रशियन आर्मी इनको देखती तो सीधे मार डालती, इनकी पूरी फैमिली के साथ। इस पॉइंट में ये भी डिस्कस किया गया है कि ये अपने बच्चों के साथ खेलने के बाद ये अपने दफ्तर जाते, अपने ऑफिस जाते, और वहां पे अपने आप को गोली मार लेते। जिसके बाद इसके फादर की जो वर्दी रहती है खून से सनी हुई, उसको घर में जला दिया जाता है, ताकि कहीं से भी ऐसा न लगे कि ये जो फैमिली है किसी नाजी की फैमिली है। और इस तरह से हेजल जो हेलमट था, वो अपने फादर की आइडेंटिटी को छुपाना पड़ता है उसको, और तड़प करके एक तरह से रह जाता है। वो नहीं जान पाता उस छोटी सी उम्र में कि उसके फादर की गलती क्या थी, जबकि उसके फादर इस चीज से भली भांति वाकिफ थे। देखते हैं इस पॉइंट में क्या है। बोल रहा है, इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, स्प्रिंग थी 1945 की, और हुआ क्या था उस समय। अ लिटिल 11-year old German boy called Helmut, his father, a prominent physician, Buraki, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family. इन्होंने अपनी वाइफ से एक चीज
क्या क्या डिसाइड किया, डिस्कस किया कि इस वो समय है जहां पर हमको अपनी पूरी फैमिली को मार डालनी चाहिए, सुसाइड कर लेनी चाहिए। इफ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज, सेइंग नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड द crippled एंड Jews। क्योंकि इनको लगता है या तो हम अकेले सुसाइड करेंगे या अपनी पूरी फैमिली के साथ करेंगे, क्योंकि जब रशियन आर्मी अटैक करेगी तो रशियन आर्मी बदला लेगी, जिस तरह से इन्होंने किसके साथ, ज्यूस लोगों के साथ किया है या जो और सिटीजन्स है उनके साथ किया। एक चीज आप जानते हुए चलिए, हिटलर बस आउटसाइडर को ही नहीं मारता था, हिटलर अपने यहाँ के लोगों को भी लार्ज स्केल में मरवाया, जो लोग अनकैपेबल थे, जो लोग नहीं लड़ सकते थे नाजी आर्मी की तरफ से, उनको भी हिटलर ने मरवा डाला, चाहे वो जर्मन ही क्यों ना हो। क्योंकि उसको वो चाहता वो उसका एक स्टेटमेंट था कि वो जो लंगड़े लूले लोग हैं उनकी वो फौज नहीं चाहता, वो एक ट्रू फाइटर जर्मन चाहता है जिसमें लोग लड़ सके जर्मनी के लिए। यहाँ पर बोला कि ऑल्दो हेलमट मे नॉट हैव रियलाइज ऑल दैट इट मीन्स, वो छोटा बच्चा था, 11 ईयर का था, वो रियलाइज कर ही नहीं पाता है कि एक्चुअली में चल क्या रहा। हिज फादर हैड बीन अ नाजी एंड अ सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर, उसके फादर क्या थे, नाजी थे। नाजी का मतलब एडोल्फ हिटलर के द्वारा सेटअप की गई पार्टी, उसके वो मेंबर थे और उसके उसके लिए वो एज ए डॉक्टर काम करते थे। मेनी ऑफ यू विल, और आप में से बहुत सारे लोग जो है वो नाजी और हिटलर के बारे में जानते हैं कि नाजी क्या था। एक आइडियोलॉजी थी नाजी जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो जर्मन वर्कर्स पार्टी है उसी को आगे चल करके चेंज कर देता है हिटलर और उसको नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी कर देता है, वही थी नाजी पार्टी। तो इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में नेक्स्ट पेज में जानने वाले हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप के बीच में लड़ी गई थी, एक ग्रुप थी एलाइज, दूसरी ग्रुप थी एक्सिस। एलाइज ग्रुप में तीन इंपॉर्टेंट कंट्री थे, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस, जबकि एक्सिस ग्रुप में कंट्री थे ऑस्ट्रिया, जापान और जर्मनी। बल्कि एलाइज पावर आर इनिशियली लेड बाय द यूके, फ्रांस एंड लास्ट में इसको यूएसए 1941 में ज्वाइन कर लेता है, और उसके साथ साथ यूएसएसआर। यूएसएसआर रसिया, यूके, फ्रांस और यूएसए के ज्वाइन होने के बाद जो एलाइज पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। जिनोसाइड का मतलब लार्ज स्केल में मरवाना, किसी को भी लार्ज स्केल मरवाना, उसको जिनोसाइड, किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल मतलब यहाँ पर किसको मरवाए, जर्मन के जो नाजी पार्टी थी उन्होंने जीविस लोगों को मरवाया। कितना, नियर अबाउट 60 लाख जो जर्मन थे उनको मरवाया। ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन जीव्स, कितने मिलियन, यहाँ पे वन मार्क क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपका कि कितने जर्मन, जो कितने जीव्स जर्मन मारे गए। 6 मिलियन जीव्स जर्मन मारे गए। बोला कि 2 लाख जिसपीस, 1 मिलियन पोलिस, लगभग 10 लाख पुलिस लोग मारे गए, एंड 70,000 जर्मन जो क्या थे, कैपेबल नहीं थे, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे, उन लोगों को भी हिटलर ने मरवा डाला, क्योंकि हिटलर का मानना था कि ये लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हिटलर ने उन लोगों को भी मरवा डाला। देखिए, यहाँ पर एक चीज अराइज हो जा रहा है, क्वेश्चन है कि द डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मन एंड द एडिक्शन ऑफ द एम्पायर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज। बोला कि बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक, ये वेमर रिपब्लिक का जन्म कैसे होता है। वेमर रिपब्लिक के बारे में आप जान लीजिए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है और वहां का जो राजा है वो भाग खड़ा होता है, तो वहां के जो रिच पीपल थे, कुछ जो डेमोक्रेट्स थे, उसके अलावा कुछ सोशलिस्ट थे ये लोग, और कुछ जो आर्मी के मेंबर थे, ये लोग मिल करके डिसाइड करते हैं एक रिपब्लिक सेटअप करने का, एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप करने का, जो रूल करेगी कॉन्स्टिट्यूशनली। और याद रखिएगा इस बात को कि ये वेमर रिपब्लिक ही थी जिसने वर्साई की ट्रीटी की थी, और जर्मनी को काफी जो दलदल की स्थिति में ले जाने का श्रेय इसी को जाता है। एक तरह से फुल्ली एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाई थी, ये कैपेबल थी नहीं कि जर्मनी जैसे अनकंट्रोल्ड कंट्री को वो क्या कर रहे, एडमिनिस्ट्रेट कर पाए। The defeat of Imperial Germany and the abdictions of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity। जब वहां पे इंपेरर भाग खड़ा हुआ, और इंपीरियल जर्मनी, पहले जर्मनी काफी ज्यादा पावरफुल था, इसके कॉलोनियल नेशंस थे अफ्रीका में, तो जब यहाँ पर इंपेरर भाग खड़ा होता है तो जर्मनी के जो पार्लियामेंट्री बॉडीज थी, वहां की पार्टीज थी, वो यहाँ पर क्या करती है, एक रिपब्लिक फॉर्म करती है। रिपब्लिक का मतलब कि यहाँ की जो पार्टी रूल करेगी ड्यू टू हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
नेशनल असेंबली मेट एट वेमर। वेमर जो है जर्मनी का एक शहर रहता है, वहां पर नेशनल असेंबली मिलती है। एंड स्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कंस्टिट्यूशन विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर्स। क्या होता है, तो डेमोक्रेटिक कंस्टिट्यूशन के बेस पे फेडरल स्ट्रक्चर्स क्रिएट होता है, यानी कि 3 लेयर ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। यहाँ पे लोगों को राइट दिया जाएगा, और लोगों को राइट देने का मतलब हर किसी को, मेल फीमेल, जो 18, जो उस समय 21 ईयर प्लस थे, सारे लोग को वोटिंग राइट दिया जाता है। और वेमर रिपब्लिक जो है वो पावर में आती है। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेमर रिपब्लिक पूरी तरह से कैपेबल नहीं रहती है, और जितने भी मेजर कंडीशन जाता है जर्मनी का, उसका पूरा श्रेय वेमर रिपब्लिक को ही जाता है। सारे दलदल में गिराने का श्रेय कौन, किसको हम देंगे? वेमर रिपब्लिक को देंगे, कि वेमर रिपब्लिक ही जर्मनी को पूरी तरह से दलदल में ले गई थी, एक कैपेबल थी ही नहीं। एलाइज पावर ने इसको जो बोला उसी के अकॉर्डिंग ये क्या किए, उसकी बात मान ली। और जितना नहीं चाहिए, जिस तरह की हार्सफुल ट्रीटी नहीं करनी चाहिए थी, उस तरह की हार्सफुल ट्रीटी ये करते हैं। ये मेन इनका डिमेरिट्स रहता है। ये जो आप पेज देख रहे हैं पहली बार, देखिए ये जो पेज है वो किस चीज को शो कर रहा है। ये पेज जो है वो शो कर रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्साई की ट्रीटी हो गई थी, तो जर्मनी से बहुत सारा चीज छीन लिया गया। जैसे कि इस रीजन ये पूरा, पहले इसमें कोई आप अलग कलर नहीं देखोगे। आप देखोगे कि ये पूरा मैप जो है जर्मनी का था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर जब वर्साई ट्रीटी हो जाती है, तो ये वाला पार्ट जो है वो पोलैंड ले लेता है। पोलैंड, जिसपे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अटैक करके जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करेगा, इतना दूध का धुला हुआ नहीं था। ये पार्ट पोलैंड कंट्रोल कर लेता है। देखिए, ये पार्ट जो है, ये छोटा वाला पार्ट जो है बेल्जियम को दे दिया जाता है। ये जो राइनलैंड है, जो जर्मनी का हर्ट माना जाता है ड्यू टू मिनरल्स, मिनरल्स के बेस पे, क्योंकि कोल और आयरन सबसे ज्यादा इसी लैंड में पाया जाता है, इस पे फ्रांस कंट्रोल कर लेता है। और भी बातें हैं कि जर्मनी को ही सारा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। एलाइज कंट्री इकोनॉमिक लॉस को भी जर्मनी से ही वसूलते हैं। और जर्मनी कैपेबल नहीं था, एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है जर्मनी में। एक तो उतनी हार्श ट्रीटी होती, उसके लैंड पे कंट्रोल कर लिया गया था, उसकी टेरिटरी को कम कर दिया गया था, उससे हार्श ट्रीटी हुई थी। तो जर्मनी अभी पूरी तरह से प्रॉब्लम में था। ये जो छोटा पार्ट है जर्मनी का, पहले हुआ करता था डेनमार्क को दे दिया गया। तो देखेंगे कि जो जो पार्ट लिया है जिस कंट्री ने, हिटलर जब अटैक करेगा तो पहले उस कंट्री से छीनेगा। ठीक है। और 1933 के बाद, 1933 ये ईयर याद रखिएगा, हिटलर इसी टाइम चांसलर बना था। 1933 के बाद जर्मनी इतना ज्यादा कैपेबल हो जाता है कि ह्यूज प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। किसके लिए ह्यूज प्रॉब्लम क्रिएट करता है? सारे जो भी इसकी नेबरिंग कंट्री थी, जिसने इसको अपोज किया था, या जिसने वर्साई ट्रीटी में एलाइज कंट्री को सपोर्ट किया था, उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। ओवरसीज कॉलोनीज मतलब अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में उसका कंट्रोल था। तो वर्साई की ट्रीटी के बाद इसकी कॉलोनीज को छीन लिया जाता है। बोल दिया जाता है कि जर्मनी अब किसी पे अटैक करके कंट्रोल नहीं करेगा। और 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसके 10% पॉपुलेशन पे क्या कर दिया जाता है, इसके 10% पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लिया जाता है। और एक किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं रहेगा कि आप उसके 10% पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लो। ठीक है। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज। अब यहाँ पर वन मार्क क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो ये 10% इसके, 10% इसके किस चीज पे, पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाता है। और 13% जो है इसकी टेरिटरीज पे, 13% एरिया जिसमें पोलैंड के बारे में बताया, बेल्जियम के बारे में बताया, फ्रांस कुछ एरिया को छीन लिया, डेनमार्क छीन लिया। 75% ऑफ इट्स आयरन, इसके 75% आयरन पे एलाइज पावर के कंट्रीज का कंट्रोल कंट्रोल हो जाता है। 26% ऑफ कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया। द एलाइड पावर पूरा की डिमिलिटराइज्ड। उसके बाद एलाइड पावर ने जर्मनी के पावर को डिमिलिटराइज्ड कर दिया जाता है, कर देता है। और उसने सिंपल सा एक टर्म दे देता है जर्मनी को कि तुम कितना सैनिक रख सकते हो। जर्मनी जो इतना पावरफुल कंट्री, उसको बस दिया जाता है कि तुम बस 1 लाख सैनिक रख सकते हो। ठीक है। जबकि 1 मिलियन सैनिक अप्रोक्स एलाइज पावर ने जर्मनी में डिपोज कर दिया था, स्पेशली राइन रिवर पे
उसके आसपास कि जर्मनी फिर से अपनी मिलिट्री पावर को एक्सटेंड ना करे और उसके रिसोर्सेज को हम वाइडली यूज कर सके इस चीज के लिए। Germany to weaken its power, the war guilt working clause held Germany responsible for the war and damage the allied countries suffered. पूरे जो वॉर डैमेज था या किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, किस कंट्री को माना जाता है कि उसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वो जर्मनी को माना जाता है कि जर्मनी के कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंट 6 बिलियन, 6 बिलियन अमाउंट कंपनसेशन रख दिया जाता है। एक तो कहा जाता है कि जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा वो उसने लोन पे लड़ा क्योंकि वो कैपेबल नहीं था उतना। और सेकेंड कि उसके बाद वॉर खत्म होने के बाद वो जब हार जाता है तो उसके ऊपर और भी ज्यादा अब कंपनसेशन कॉस्ट लगा। वन मार्क क्वेश्चन कि कंपनसेशन कॉस्ट कितना था, 6 बिलियन था। तो ये जर्मनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी। जर्मनी कंटिन्यू डेब्ट के दलदल में धंसते चला गया। The Allied armies also occupied the resources rich Rhineland for much of the 1920s। जिक्र किए हैं कि राइनलैंड पे फ्रांस कंट्रोल कर लेता है, उसके आयरन और कोल को वाइडली यूज करता है। Many German held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। इसमें जो जर्मनी के जो लोग थे, जर्मन पीपल, उनका वेमर रिपब्लिक के ऊपर से विश्वास हट जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि अगर जर्मनी का इतना ज्यादा खराब कंडीशन हुआ है वॉर में तो उसके रिस्पॉन्सिबल वेमर रिपब्लिक है। और उसके साथ साथ वर्साई की जो डिसग्रेसफुल ट्रीटी थी उसका रिस्पॉन्सिबल भी ये जर्मनी को ही मानते थे, जिसमें वर्साई वाले बोल रहा है कि द इफेक्ट ऑफ वॉर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वॉर हुआ तो इस वॉर का क्या इफेक्ट हुआ। एक चीज आप माइंड में लॉक कर लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा यूरोप जो है वो कर्ज में चला गया। पहले यूरोप क्या था, क्रेडिटर था, लोन देता था। इसमें अब यूरोप लोन लेने लगा। किससे लोन लिया, यूएसए से लोन लिया। एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेब्टर्स। लोन देने वाला क्या बन गया, लोन लेने वाला बन गया। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। कहा ये भी जाता है कि वेमर रिपब्लिक जो अभी नवजात था, नया नया बना था, उसको हर्जाना चुकाना पड़ रहा था। किसके हर्जाना चुकाना पड़ रहा था, तो जो इससे पहले रूलिंग ऑथोरिटी थी, मोनार्की थी जर्मनी की, उसकी की हुई गलतियों का हर्जाना चुकाना पड़ रहा था। दोज हु सपोर्टेड द वेमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि हिटलर ने किसको अपोज किया, किसको पहले खत्म किया। तो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे और साथ ही साथ डेमोक्रेट्स थे। सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स थे जो वेमर रिपब्लिक के सपोर्टर थे। और हिटलर पहले इन्हीं को मारेगा क्योंकि हिटलर का इनडायरेक्टली कौन दुश्मन था, वेमर रिपब्लिक था। इसी को रिप्लेस करके, इसी को एबॉलिश करके हिटलर वहां पे चांसलर बनेगा। बिकेम इजी टारगेट ऑफ अटैक इन द पूरे की कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स। और ये इजी टारगेट्स थे टू अटैक द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स। जो भी नेशनलिस्ट आइडियाज वाले थे स्टार्टिंग में इनको एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए, कौन, सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स वाले। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक गहरा प्रभाव डाला, यूरोप को डेब्टर से क्रेडिटर से डेब्टर बना दिया, बहुत सारे लोग मारे गए, यूरोप में वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गया, सोल्जर्स मैक्सिमम जो वर्किंग क्लास लोग थे एज ए सोल्जर थे और सोल्जर में मारे गए। घर की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो भी डिक्लाइन हो गए। Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine। यहाँ पे पॉलिटिशियन या जो भी यहाँ पर रूलिंग ऑथोरिटी थी उनका मानना था कि मेन को क्या होना चाहिए, एग्रेसिव, स्ट्रांग और मैस्कुलिन होना चाहिए। हिटलर के यही आइडियोलॉजी रहता, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब सोल्जर को ज्यादा इज्जत दी जाने लगी यूरोपियन सोसाइटी में, उनको इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा, उनको बेसिक फैसिलिटीज बहुत सारा इंप्रूव किया गया। The media glorified Train's life. The media glorified Train's, but the truth, however, was that soldier lived miserable life in these trenches। सबका मानना था कि सोल्जर की लाइफ जो थी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी, लेकिन सोल्जर को ट्रेंचेस के बीच में रहना पड़ता था। वो मुर्दे जहाँ पे मर रहे हैं लोग, जहाँ पे लाशें सड़ रही है, वहां पे सोल्जर अपना लाइफ व्यतीत करते थे। और यहाँ पर ट्रैप्ड विद द रैट फीडिंग ऑन द कॉर्पसेस। लाशों को खाते हुए चूहों, इन सब चीजों को के बीच में सोल्जर्स को रहना पड़ रहा था। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड इनेमी सीलिंग एंड विटनेसेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली।
सोल्जर के रैंक रिड्यूस होते थे, वहाँ पॉइजनस गैस का सामना करना पड़ता था, बहुत सारी जगहों पे वॉर जो होता था, अपनी टीम जो है वो पॉइजनस गैस स्प्रेड कर देती थी। ऐसे कुछ कठिन कंडीशन में सोल्जर रह रहे थे। कह सकते हैं क्या कि पूरे यूरोप में सोल्जर का कंडीशन काफी ज्यादा खराब था। जिस तरह से लोग सोल्जर को एज ए हीरो समझ रहे थे अपनी सोसाइटी में, एज सोल्जर वहां पे क्या थे, काफी मिजरेबल कंडीशंस को फेस कर रहे थे। यहाँ देखिए, यहाँ पर है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और हम एक चीज जानते हैं कि 1929, ठीक है, 1929 से मिड, ठीक है, मिड 1930s तक, जो 1935 तक का टाइम पीरियड है, इस समय तक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन रहा पूरे वर्ल्ड में। इसके पीछे मेन रीजन क्या रहा है? अमेरिका का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में जाना, ठीक है। Those opposed of this, such as the Socialist Democrats and Catholics, met in the Weimar to give shape to the Democratic Republic. The Weimar Republic crushed an uprising with the help of war veterans organized called the Free Corps. या देखिए, वेमर रिपब्लिक बहुत सारे स्टेप्स भी ली इकोनॉमिक डिप्रेशन से उबरने के लिए, लेकिन ये वेमर रिपब्लिक के बस का बाहर का बात था। वेमर रिपब्लिक अनकैपेबल थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से नहीं कर पा रही थी, ऊपर से जर्मन लोगों का फेथ भी उसके ऊपर नहीं था। Political radicalization was not only heightened by the economic crisis of 1923। 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। इसी समय जब जर्मनी वो अपना लोन नहीं रिपे कर पा रहा था, तो फ्रांस जबरदस्ती इसके रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर लिया। Germany had fought the war largely on loans and had to pay war reparations in gold। एक तो लोन पे उसने वॉर लड़ा, और जो लोन, जो वॉर का रीपे था, उसको वो क्या कर रहा था, अपना गोल्ड से पे कर रहा था। इस तरह से दोनों तरफ से जर्मनी इकोनॉमिक डिप्रेशन में जा रहा था। दिस दिस डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व एट द टाइम रिसोर्सेज वेयर स्कर्स। और इस तरह से जर्मनी का जो गोल्ड रिजर्व था वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। और जर्मनी का गोल्ड रिसोर्स कम होने का मतलब जर्मनी का इकोनॉमिक डिप्रेशन में जाना। द वैल्यू द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क, यहाँ पर माइंड में लॉक कर लीजिएगा कि मार्क जो है वो क्या है, करेंसी है। किस चीज का करेंसी है? जर्मनी का करेंसी है। तो जर्मन मार्क का वैल्यू कंटिन्यू कम होते जा रहा था, यहाँ तक कि लोगों ने क्या कर लिया, बहुत ज्यादा नोट प्रिंट कर लिया। और बहुत ज्यादा नोट प्रिंट करने से क्या हुआ कि इसका यूएस डॉलर के कंपेयर में इसका वैल्यू गिरते गया। इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। $1 इज इक्वल टू 24,000 मार्क्स था। In July, 3,53,000 marks, and in August, बोला कि 46,21,000 मार्क्स। तो इस तरह से कंटिन्यू इसका वैल्यू गिरते गया, जो जर्मनी का करेंसी था। वैल्यू कब गिरेगा? जब आप चीजों को प्रोड्यूस नहीं कीजिएगा, मैक्सिमम चीजें आप बाहर से इंपोर्ट कीजिएगा। उस सेंस में क्या हो जाता है, किसी भी चीज का वैल्यू गिर जाता है। और यही हो रहा था क्योंकि जर्मनी वॉर में इन्वॉल्व हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उसके रिसोर्सेज सामने वाला कंट्री कंट्रोल कर लिया था, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। और इस समय तक रूल कौन कर रहा था? इस समय तक जर्मनी में वेमर रिपब्लिक रूल कर रही थी। तो सारा प्रॉब्लम का जड़ किसको माने जर्मन वाले? सारा प्रॉब्लम का जड़ वेमर रिपब्लिक को माने। अब यहाँ पर द ईयर ऑफ डिप्रेशन में क्या है, दस बोला कि दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन। अब इस पूरे टर्म में हम लोग एक चीज जानेंगे कि जर्मनी जो है वॉर के बाद अपने जो लोन रिपे के थ्रू, लोन जो ले रहा था यूएसए से, उसी से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। एक ऐसा भी समय आएगा कि यूरोप जो है, यूरोप को लोन बहुत ज्यादा यूएसए दे रहा था, लेकिन लोन रिपे करने का उसके पास कोई बहुत बड़ा मतलब वो सिस्टम नहीं था। इसमें वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया था, जिसके कारण यूएसए लोन तो दे देगा, लेकिन यूरोपियन कंट्री से वो लोन वापस नहीं ले पाएगा, जिसके चलते उसकी अपनी इकोनॉमी डिक्लाइन कर जाएगी। और वहाँ की स्टॉक एजेंसी है जिसका नाम था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ठीक है। तो इस पॉइंट में हम लोग यही देखने वाले। द ईयर ऑफ डिप्रेशन डिस्कस किए थे प्रीवियस पेज में, 1929 से 1935 तक के बीच में ईयर ऑफ डिप्रेशन था। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कब क्रैश हो गया, कब उसकी वैल्यू गिर गई? तो 1929 में। कारण क्या था?
Feeling a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब डिक्लाइन हुआ, लोगों ने अपने शेयर को क्या किया, सेल कर दिया। एक ही दिन में नियर अबाउट 1.3 मिलियन, 13 मिलियन यानी 1.3 करोड़ जो शेयर थे उसको बेच दिया गया। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का स्टार्ट था। और ये जो ड्यूरेशन था 1929 से 32 तक के बीच में। द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ। 50% यूएसए का नेशनल इनकम जो है वो कम हो गया। और यूएसए का नेशनल इनकम कम हुआ मतलब पूरा वर्ल्ड उसकी चपेट में आ गया और पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया। proto-reorganizations to become the improvised to the level of working classes। इसमें वर्किंग क्लासेस के लेवल को इम्प्रूव करने की क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, प्रोलेटराइजेशंस। अनदर डिफेक्ट वाज द आर्टिकल 48। अब यहाँ देख लीजिए, कोई अगर मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आता है जिस टाइम रूलिंग अथॉरिटी वर्क नहीं कर पाती है, तो जर्मनी में आर्टिकल 48 था। इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर दिए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है अपना इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है जर्मनी पे। सस्पेंड सिविल राइट्स जो है उसको सस्पेंड कर सकता है एंड वो अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकता है। तो आर्टिकल 48 भी कंटिन्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वेमर रिपब्लिक में लोगों को ट्रस्ट नहीं था। इस बीच नियर अबाउट 20 टाइम्स जो है वेमर रिपब्लिक में अलग अलग मिनिस्टर्स और उसका एसोसिएशन बना। और एवरेज जो है 20 डिफरेंट कैबिनेट्स बने उसमें। और एवरेज जो है वो 289 वन कैबिनेट्स का रहा। ठीक है। और इसमें लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, इस समय प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 48 का बहुत बार यूज भी किया। इट द क्राइसिस कुड बी मैनेज्ड। और इस तरह से क्राइसिस को मैनेज किया गया, बट किया जाना चाहिए था वहां पर, लेकिन हुआ नहीं। प्रेसिडेंट को बार बार आर्टिकल 48 यूज करना पड़ा। इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी थी। तो अभी क्या कर रहा था, एक तरह से जर्मनी का हालत वो था कि पानी में डूबता हुआ नाव था। कंटिन्यू अभी लग रहा था अभी डूबेगा इकोनॉमिक डिप्रेशन से, या अभी कोई कूट न दे एलाइज कंट्री वाले, इस बेस पे भी वो डूब सकता था। कुछ ऐसा टफ सिचुएशंस था जर्मनी के सामने जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट कर रहा था। या देख लीजिए, बोला कि in 1923, Hitler planned to seize control the Bavarian march to Berlin and capture the power. He failed, was arrested, tried for treason and later released। अब यहाँ पे क्या होता है, 1923 में हिटलर जो है एक छोटे से शहर, उसके बाद बर्लिन पे अटैक करके उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन वेमर रिपब्लिक के सोल्जर के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट इन द अर्ली 1930s। हिटलर को स्टार्टिंग स्टेज में बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है। लेकिन बाद में चल करके उसको सपोर्ट मिलता है। उससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि हिटलर का जन्म जो था वो जर्मनी में नहीं हुआ था। हिटलर का जन्म जो था ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर के फादर जो थे एक कस्टम ऑफिसर थे। स्टार्टिंग डेज में जब इसके छोटे भाई की डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर 1993 में इसके फादर की डेथ हो जाती है, तो काफी टफ सिचुएशन इसको फेस करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे ये जब ये ट्राई करता है वियना, जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल था वहां पे, क्योंकि आर्ट में इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट भी था। बट वहां पे इसका एडमिशन नहीं हो पाता है। फिर वापस ये अपनी माँ के पास लिंच आ जाता है जो एक शहर है ऑस्ट्रिया का, और अपना हाई स्कूल कंप्लीट करता है। वहां पे ये अपने हिस्ट्री टीचर से बहुत ज्यादा प्रभावित था। और हिस्ट्री टीचर जो थे वो जर्मन सपोर्टर्स थे। इस तरह से ऑस्ट्रिया में रहते हुए भी जर्मनी के प्रति प्रेम इसका उभरता गया। इसके बाद इसमें एडोल्फ करके एक इसका और एक पर्सन आते हैं इसके स्कूल में, और वो भी जो हिस्ट्री टीचर थे उनके आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहता था। और उसने वो भी जर्मन के लिए उसके मन में भी पेट्रियोटिक फीलिंग बहुत ज्यादा थी। बाद में ये भी देखने को मिलता है कि हिटलर जब चांसलर बन जाता है तो जो इचमैन एडोल्फ थे इनको एक बड़ा पोस्ट देता है। और जो यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप वाली आइडियाज है वो इचमैन एडोल्फ का ही था, जो बचपन का मित्र था। किसका बचपन का मित्र था, एडोल्फ हिटलर का बचपन का मित्र। दोनों हाई स्कूल अपना साथ में किए थे। इसके बाद ये वियना आता है। वियना में कुछ चित्रकारी करता है, चित्रकारी करके कुछ पैसा अर्न करता है। बट ऐसे इसका लाइफ अभी अच्छा नहीं चल रहा था। फिर ये जब इसके फादर की डेथ हुई थी तो ये प्रॉपर्टी सेल करने के बाद इसके पास कुछ पैसा आता है, ये जर्मनी मूव कर जाता है म्यूनिक शहर में। वहां पर ये अप्लाई करता है सोल्जर बनने के लिए। बट
सोल्जर ये नहीं बन पाता है जर्मन के लिए एक पुअर हेल्थ के कारण। बाद में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है जर्मनी को बहुत ज्यादा सोल्जर चाहिए थे, जिसके कारण इसको सोल्जर बनने की जिम्मेवारी मिल जाती है। लेकिन उसमें एक मैसेंजर रहता है और ये फ्रंट पे मैसेजिंग वाला काम करता है, जिसके चलते इसको बहुत सारी ब्रेवरी का अवार्ड भी मिलता है। इसके बाद ये हर्ट तब होता है जब एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा था, क्योंकि वो मैसेजिंग वाला काम करते टाइम इसके पास में बम फट गया था और इसे घायल हो गया था। तो उस समय इसने वर्साई की ट्रीटी के बारे में सुना, जिससे इसको काफी ज्यादा दुख हुआ, काफी ज्यादा इसको प्रॉब्लम हुई। और उसी समय डिसाइड करता है कि अगर इसको मौका मिला तो एलाइज पावर से बदला लेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वर्साई की ट्रीटी जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बीज बोती। तो यहाँ पर हम लोग थे कि 1923 में अटैक करता है जर्मनी पे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि यूनाइट नहीं था, बड़ी आर्मी इसके पास नहीं थी। वेमन रिपब्लिक इसके अटैक को इजिली डिसबैंड कर देते हैं। 1928 में इलेक्शन में इसकी पार्टी पार्टिसिपेट करती है, जिस पार्टी का नाम नाजी पार्टी था। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिएगा कि स्टार्टिंग स्टेज में इसको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलता है, 2.6% ही वोट मिलता है। लेकिन 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया, ऊपर से वेमर रिपब्लिक की इतनी सारी गलतियां लोगों का उसके प्रति एग्रेसिव कर दिया, किसके, वेमर रिपब्लिक के प्रति। और यहाँ पर हिटलर इसी बात का फायदा उठाया। हिटलर एक अच्छा स्पीकर था और हिटलर के पास कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, जिसके थ्रू ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, जिसमें ये बताता था कि जर्मनी के इस मिजरी कंडीशन का एक ही श्रेय है, और वो है वेमर रिपब्लिक। सेकेंड पॉइंट की ये जो वर्साई की हार्सफुल ट्रीटी है, डिसग्रेसफुल ट्रीटी है, इस पे वेमर रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटर ने साइन किया है, न कि जर्मन आर्मी ने। और एक बात माइंड में रखिएगा कि इस वेमर रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटर में जेविस लोग थे। जेविस के हेड करने का एक मेन कारण ये भी था। लेकिन यहाँ पर जो ईयर है 1928 में जब मात्र इसको 2.6% वोट मिलता है, जबकि 1932 में इसको 37% वोट मिलता है। तो 1928 में 22.6 और यहाँ पर 37%। इसका एक मेन कारण था इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो प्रीवियस पेज में हम लोग किए हैं 1929 से 1932 के बीच में रहता है। ठीक है। और इस तरह से हिडेनबर्ग जो वहां का प्रेसिडेंट था, इसने चांसलरशिप ऑफर कर दी किसको, हिटलर को। हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर। एक चीज से हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि हिटलर बहुत ही बड़ा पावरफुल स्पीकर था। ये मोटिवेट कर देता था, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर देता था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव पीपल। ही प्रॉमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन। ये लोगों से प्रॉमिस करता था कि अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, अपनी खोई हुई इज्जत गरिमा को वापस लाएंगे। द इनजस्टिस ऑफ द वर्सलिस। वर्सलिस में जो इनजस्टिस हुआ था जर्मनी से, उसका वो बदला लेगा। ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। जर्मन पीपल के डिग्निटी को रिस्टोर करेगा वापस। वर्ल्ड में इस जर्मन की जो डिग्निटी है, स्वाभिमान है, उसको वापस रीगेन करेगा जो खो गया है वे वर्साइल की जो ट्रीटी हुई थी उसमें। तो इस तरह के कुछ प्रॉमिस, कुछ इसके अच्छे स्पीच, उसके अलावा बड़ी बड़ी रैली जिसमें स्वास्तिक चिन्ह, ऐसी चीजों का यूज करके इसने लोगों को, जो जर्मन नेटिव्स थे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और जेव्स के प्रति उनको भड़काया, उनके प्रति एग्रेसिव किया। अब यहाँ पर देखिए, बोला कि यहाँ पर क्या करते हैं, जो आर्यंस थे, आर्यंस मतलब जो जर्मनी के नेटिव्स थे, वो लोग स्वास्तिक चिन्ह यूज करते हैं। एक चिन्ह हिंदुइज्म में भी देखने को मिलता है हमारे इंडिया में। The red banners with the swastik, the Nazi salute, and the ritualized rounds of the applauses after the speeches were all part of the spectacles of power। देखिए, रेड बैनर स्वास्तिक यूज करता है, बड़े बड़े रैलीज करता है, स्पीच वहां पर देता है, लोगों को मोटिवेट करता है, वेमर रिपब्लिक की खामियों को बताता है, जिसके बाद लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस करना जिससे लोग प्रभावित हो और आपके साथ आकर के जुड़ जाए। It is an image that captures the imagination of people whose sense of dignity and pride had been shattered। लोगों को लगने लगा कि हिटलर वो पर्सन है जो क्या करेगा, इतने कठिन कंडीशन से जर्मनी को बाहर निकाल के लाएगा, और इसलिए लोग वाइडली इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज और आप जान लीजिए कि इसने, हिटलर ने क्या किया, जब हिडेनबर्ग इसको चांसलरशिप ऑफर किया, इसने डेमोक्रेसी को धीरे धीरे क्या किया, बर्बाद कर दिया। ऑन 30 जनवरी, कब हिडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर किया था, तो 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ऑफर द चांसलरशिप।
कौन ऑफर किया था? तो प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ने। और चांसलर क्या होता है? हाईएस्ट पोजीशन इन जर्मन कैबिनेट। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे चांसलर होते हैं जर्मनी में। तो जब ये चांसलर बनता है, क्वेश्चन आ जाएगा कब चांसलर बनता है, तो 30 जनवरी 1933 को चांसलर बनता है। इसके बाद ये क्या करता है कि जर्मनी के पास जब इनकी डेथ हो जाती है हिडेनबर्ग की, उसके बाद ये पावर जो है जर्मन पार्लियामेंट का उसको सीज कर लेता है। इसमें हिडेनबर्ग ने इसके बहुत सारे कार्यों के लिए हिटलर को सपोर्ट भी किया था, लेकिन उन्होंने अपनी वसीयत में लास्ट टाइम में लिखा था कि हिटलर को अपना पद छोड़ देना चाहिए। जबकि हिटलर ने लोगों को बताया कि हिडेनबर्ग की एक इच्छा थी कि मैं ही यहाँ पर जर्मनी को लीड करूं, और इस तरह से लोगों का ट्रस्ट विश्वास जीत लेता है। A mysterious fire that broke out in the German parliament. एक फायर आग लगती है और उस आग में डॉक्यूमेंट जल जाते हैं। The fire was की decree of the 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech. और इस आग में जब जर्मन पार्लियामेंट का कंस्टिट्यूशन जल जाता है, तो लोगों के जो सिविक राइट्स थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, इन सारी चीजों को बैन कर दिया जाता है। तो जर्मनी जो वेमर रिपब्लिक के समय डेमोक्रेटिक थी, और वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही थी, पावर सेंट्रलाइज कर लिया था हिटलर अपने पास। क्वेश्चन कि इनेबलिंग एक्ट कब पास हुआ था, तो याद रखिएगा इसको कि 3 मार्च 1933 को द फेमस इनेबलिंग एक्ट पास हुआ था। इसके थ्रू क्या किया? हिटलर ने डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप सेटअप कर दी। कहाँ पे? जर्मनी में। धीरे धीरे ये अटैक करेगा अपने नेबरिंग कंट्रीज पे, टेरिटरी को एक्सपेंड करेगा और जर्मनी को पावरफुल कर लेगा। दिस एक्ट स्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इनेबलिंग एक्ट के बाद डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया और डिक्टेटरशिप को स्टेब्लिश किया गया जर्मनी में। और ये एक्ट जो हिटलर को बहुत ज्यादा ह्यूज पावर देता था, अनकंट्रोल बनाता था, डिस्पोटिक चीजों को प्रीफर करने के लिए बाध्य करता था। पार्लियामेंट रूल बोला कि पार्लियामेंट रूल बाय द डिस्क्री ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेयर बैंड बोला कि एक्सेप्टेड फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। सारी जो भी ट्रेड यूनियंस है उसको बैन कर दिया गया, पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया गया, ट्रेड यूनियंस वही सर्वाइव कर सकते थे जिनको एफिलिएशन मिला रहता था नाजी पार्टी की तरफ से। अगर नाजी पार्टी की एफिलिएशन आपके पास नहीं है तो आप एज ए ट्रेड यूनियन वर्क नहीं कर सकते। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजों को उसने इंट्रोड्यूस किया और पावर को सेंट्रलाइज किया। कंसंट्रेशन कैंप का मतलब क्या होता है? तो एक छोटा सा, मान लीजिए छोटा सा एरिया, ठीक है, इसमें आप बहुत सारे लोगों को डाल दो, बहुत सारे लोगों को, और इनको बहुत कम फैसिलिटी दो। कंसंट्रेशन कैंप जब हिटलर मर जाता है, जब एलाइंस आर्मी ने कंसंट्रेशन कैंप को खोला तो देखा कि लाशों का ढेर लगा हुआ है। लोग मतलब लोगों के बॉडी में फ्लेश नहीं है, लोग बस कंकाल बनकर के बचे हुए हैं। आप एक इमेज देख लोगे इस चैप्टर में, आपको खुद दया आ जाएगी कि किस तरह से वो लोगों को तड़पा तड़पा के मारता था। Typically, it was surrounded by electrified working barbed wire fences. एक तरह से चारों तरफ से इलेक्ट्रिफाइड वायर फेंसेस की कोई भाग न सके, मत तड़पा, वहीं पर तड़प के मर जाते थे। ठीक है। हेजलमैन सचेट, अब यहाँ पर एक पर्सन आ रहा है। पर्सन है हेजलमैन सचेट। ये इकोनॉमिस्ट थे। कहा जाता है जर्मनी को इकोनॉमिक डिप्रेशन से हेजलमैन सचेट ने बाहर निकाला। और इनकी दो चीज देन थी। एक था जर्मन सुपर हाईवे, दूसरा द वोल्क्सवैगन पीपल्स कार। ठीक है। ये हेजलमैन सचेत का ही प्रोग्राम था। हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। हेजलमैन सचेत चाहते थे कि जितनी भी हमारे पास इनकम है उससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, जबकि हिटलर चाहता था टेरिटरी एक्सपेंशन, और इसके लिए वॉर चाहता था। बोलता था कि हम उतना वेपन्स कर देंगे, बगल वाली कंट्री पे अटैक करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, और कंट्रोल करके क्या करेंगे, उसके रिसोर्सेज को यूज करेंगे। तो हेजलमैन सचेत और हिटलर का विजन जो था अलग अलग था, हम आगे देखेंगे। हेजलमैन सचेत को भी बाहर कर देगा। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवे एंड द पीपल्स कार द वोल्क्सवैगन। हेजलमैन सचेत का ही ये देन है। दो चीजें, एक तो जर्मन सुपर हाईवे और दूसरा द वोल्क्सवैगन पीपल्स कार। ये किसकी देन है? हेजलमैन सचेत की देन है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या द एसी और द स्टॉर्म्स ट्रूपर्स दिस। अब यहाँ पर हिटलर जो है कुछ ऐसे एसोसिएशन बनाएगा जिससे वो पावर को सेंट्रलाइज कर ले। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की आर्मी, अलग अलग तरह की पुलिस, स्पाई सिस्टम, ताकि हिटलर को आसानी से न मारा जा सके। देखिए हिटलर को हमेशा इस बात का डर रहता था कि उसको कभी भी मारा जा सकता है। इसके लिए उसने फूड टेस्टर रखा था, मतलब खाना टेस्ट करके फिर वो खाता था। उसको बिल्ली से डर लगता था।
और हिटलर लास्ट समय में अपनी वो जो प्रेमिका थी उससे मात्र 15 घंटा पहले शादी करता है, मरने से 15 घंटा पहले। हिटलर की मेमोरी पावर काफी ज्यादा शार्प थी। ये भी बातें प्रचलित है कि उसको ये भी पता रहता था कि उसकी लाइब्रेरी में किस फ्लोर पे किस नंबर पे बुक है। हिटलर काफी देर से सुबह सो करके देखता था, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जाओगे तो आप भी लेट जाओगे। ठीक है। द एसी ऑन द स्टॉर्म ट्रूपर्स, दिस इंक्लूडेड द गेस्टापो सीक्रेट स्टेट पुलिस। गेस्टापो क्या था? सीक्रेट स्टेट पुलिस थी। ठीक है। ये हिडन फॉर्म में वर्क करती थी। द एसिस द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस एसडी। तो इस तरह से अलग अलग पुलिस के टाइप्स बनाए थे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा अच्छा से कर सके। ये गलती वेमर रिपब्लिक किए थे कि वो लोग ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए थे जिस तरह का सिस्टम हिटलर ने डेवलप किया। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ द नेशन इन 1933। ये अपने आप को लीग ऑफ नेशन से 1933 में निकाल लिया। यही लीग ऑफ नेशन है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसलिए बनी थी ताकि फिर से दूसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हो सके। इसने क्या किया? 1933 में अपने आप को लीग ऑफ नेशन से निकाल लिया। Reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire and One Leader." ऑस्ट्रिया इसका पुराना कंट्री, जर्मनी इसका नया कंट्री। इसने 1936 में राइनलैंड पे कंट्रोल कर लिया, 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को मिला लिया। इसका एक स्टेटमेंट था, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। He then went to the rest German-speaking Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up on the entire country. इसने स्वीडनलैंड जो जर्मन स्पीकिंग रीजन था उस पर कंट्रोल कर लिया, चेकोस्लोवाकिया से ले लिया, गवर्नड अप इन द एंटायर कंट्री। उसके बाद फिर पूरे कंट्रीज को कंट्रोल कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे अटैक करता है, इसी के साथ स्टार्ट होता है। बल्कि दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस इंग्लैंड इन सितंबर 1940। जब तक फ्रांस इंग्लैंड थे ये भारी पड़ रहा था इन पे। यूएसए हार, और यूएसए जब आ गया तब जाकर के हिटलर क्या हुआ, हारा। देखिए, नाइन एक ड्यूरेशन रखते हैं, 1939। ठीक है। 1939 से 1942, 1942। ठीक है। और इसके बाद एक ड्यूरेशन रखते हैं 1945। एक ड्यूरेशन है हमारा 1945। ठीक है। तो ए वाला जो टाइम पीरियड है हिटलर का टाइम पीरियड है। इस टाइम बहुत ज्यादा कोहराम मचा कर रख देता है। ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है किसका? ए एलाइस पावर का टाइम पीरियड। इस टाइम हिटलर हारना स्टार्ट हो जाता है। हिटलर क्या किया था? हिटलर अपनी नेवल बेसिस पे ब्रिटिश आर्मी का झंडा लगा करके डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड पे कंट्रोल कर लिया था। इसके अलावा इसने इसकी आर्मी, जितनी बड़ी आर्मी इसके पास उस समय थी, इसको देख करके फ्रांस और इंग्लैंड भी हक्के बक्के रह गए। अगर हिटलर चाहता तो नियर अबाउट 5 लाख सैनिकों को मार सकता था फ्रांस और इंग्लैंड के। लेकिन आज भी वो चीज लोगों को नहीं पता चल पाया कि हिटलर ने क्यों उन सैनिकों को छोड़ दिया। ये हो सकता है हिटलर की बहुत बड़ी फॉल्ट हो। अगर हिटलर वो गलती नहीं किया रहता तो मे भी उसको सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार का सामना न करना पड़े। सो बोला कि पैक्ट वाज साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। एक ट्री पार्टी पैक्ट साइन हुआ कि ये लोग तीनों एक साथ मिलेंगे और तीनों एक साथ मिल करके इस कंट्री मतलब लड़ेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। और दांत खट्टे करेंगे। किसके दांत खट्टे करेंगे? एलाइज पावर के। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए नहीं आना चाहता था, उसको जापान जबरदस्ती लाया। क्योंकि यूएसए जो था सबसे ज्यादा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को झेला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो यूएसए नहीं चाहता था कि फिर से ऐसी किसी चीज में यूएसए फंसे। बट पर्ल हार्बर जो एक पोर्ट रहता है यूएसए का, उस पर जापान बॉम्बार्डिंग कर देता है। इसके बाद क्रोधित होकर के यूएसए उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आता है। और आता है तो डिसाइडिंग रोल प्ले करता है। जब जापान पे 2 एटम बम मार देता है, हिरोशिमा और नागासाकी पे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और नागासाकी पे 9 अगस्त को जापान सरेंडर कर देता है। मिलियन ऑफ पीपल मारे जाते हैं। जापान की गर्मी मतलब शांत हो जाती है। और उसके बाद जापान के सरेंडर के साथ ही खत्म हो जाता है। इससे पहले जर्मनी में कर दिया था सरेंडर। बस जापान के पास के ऊपर जब बम्बार्डिंग करता है पूरी तरह से, जो एक्स ग्रुप थी वो टूट जाती है। Japan was expanding its power in the East Turkey. It had occupied French Indochina and was planning attack on US naval base in the Pacific. वो पैसिफिक ओशियन में क्या करते? यूएस नेवल बेस पे प्लान करते हैं अटैक करने का। जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द यूएस बेस एट द पर्ल हार्बर।
यूएस का एक बेस था पर्ल हार्बर इंडियन ओशियन में, उस पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। द यूएस इंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यूएस की एंट्री डिसाइडिंग रोल, दोनों वॉर में यूएस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसकी एंट्री ने हार जीत तय की। तुर्की विथ हिटलर डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बम ऑन द हिरोशिमा इन जापान, यूएस क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी, दो जापान के साथ पे, और इस तरह से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हो जाता है। इस तरह से नाजिज्म इन नाजिज्म और हिटलर वाला जो चैप्टर है इसको हम लोग खत्म कर लिए, इसका पार्ट वन। पार्ट टू जो है जल्द ही आपको अवेलेबल कराया जाएगा। अब इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम हो रहा है एसएसटी में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और वहां पर आप हमारे साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं। 24/7 हम लोग वहां पर अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा आपको एकेडमिक एजुकेशन में 6 to 12 कोई भी दिक्कत हो, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, एसएसटी के अलावा हमारा दूसरा चैनल है इग्नाइट वर्ड, जहाँ पे हम लोग नियर अबाउट सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और वीडियो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके और भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एसएसटी के लिए तो पाठशाला है, और सारे सब्जेक्ट के लिए इग्नाइट वर्ड्स पाठशाला, ठीक है, हमारा दूसरा चैनल, और उसका भी डिस्कशन ग्रुप है। और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी है, जैसे आपके पास संस्कृत है, इंग्लिश है, आईटी है, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स हो, बायो, केमिस्ट्री, तो उसके लिए एक्सपर्ट है वहां पर। आपके डिस्कशन से आपका प्रिपरेशन बेहतरीन हो जाएगा, कुछ बच्चे उस चीज को जान पाएंगे। इसके अलावा आप अगर और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जैसे कि फेसबुक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप उस पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ट्विटर पे अवेलेबल है हम लोग, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, तो आप हमारे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग हर चैप्टर का और हर सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये नोट्स मिलेगा आपको कहाँ से, ये नोट्स टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे प्ले स्टोर के ऐप आर्कोडवा एजुकेशन, और प्ले स्टोर के ऐप पे आपको सारा सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, उसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा, क्विज का ऑफर आपको रहेगा, आप क्विज दे सकते हैं, लाइव क्विज। आप अपने को जज कर सकते हैं कोई चैप्टर पढ़ने के बाद कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसके अल, इसके अलावा एकेडमिक एजुकेशन के अलावा हम लोग वहाँ पे करंट अफेयर्स भी, डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, और डेली वर्ड मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज वहां पर इंट्रोड्यूस की गई है। अगर एकेडमिक एजुकेशन से बिलोंग करें तो वो आपके लिए और भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स को फेस कर रहे हैं, तो उसके आपके लिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि सब जानते हैं एनसीईआरटी हर एग्जाम का बेस रहता है, और एनसीईआरटी को हम लोग बेस मान करके सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा जो ऐप में नई चीजें इंट्रोड्यूस है वो बिहार जीके को लेकर के, ठीक है, स्टेट पीसीएस के रिगार्डिंग जो भी रिक्वायर्ड टॉपिक होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, उसको इंट्रोड्यूस की गई है स्टेट वाइज जो आपका जीके कॉलम है उसमें। इसके अलावा कुछ डिटेल मैप भी प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेस्टिंग डिटेल मैप, कुछ 3D वीडियोस, कुछ 3D डायग्राम्स, जिसके थ्रू आप अलग अलग जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसको आप समझ सकते हैं। इस तरह से आप हमसे जुड़ करके प्ले स्टोर पे ऐप को डाउनलोड कर करके अपने प्रिपरेशन को और बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो तो हमारे डिस्कशन ग्रुप से आप फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।